So next we are going to start the force due to multiple charge system and superposition principle. Force due to multiple charge system and superposition principle. तो इन दो चीजों को हमें समझना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है और क्या होगा कि जब दो से ज्यादा चार्ज एक जगह पर ही आ जाए किसी सिस्टम में, इफ देयर आर मोर देन टू चार्जेस आर प्रेजेंट, देन हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द नेट फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज बिकॉज ऑफ एन चार्जेस. ठीक है, उससे पहले एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम बोल लेते हैं. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि if there is any vector quantity, ध्यान से समझना, if there is any vector quantity, then the net resultant vector will be given by the vector sum of all individual quantity exerted on the single object. For example, जैसे मैं बोलूं, इसको पहले समझ लेते हैं. ये कोई ऑब्जेक्ट है कि अगर उससे कुछ क्लियर नहीं हुआ तो इस पर इफ देयर आर सेवरल फोर्सेस, सेवरल वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्सर्टिंग, सो F1 F2 F3 वेक्टर फॉर्म में, F4, so if there are several forces will be acting on a system, ऐसे सोन, और मान लीजिए this is Fn. So if there are n forces will be applied directly on a single object, then the net resultant force experienced by that object will be obtained by using superposition principle, which state that the resultant force experienced by the object will be equal to the vector sum of all individual forces applied or exerting on that object. This is called the superposition principle. This is the statement of superposition principle. तो क्या करना है आपको? किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले हर एक इंडिविजुअल फोर्स को वेक्टर फॉर्म के अंदर आप फाइंड कर लीजिए और क्या निकाल लेंगे फिर आप उनका वेक्टर सम में उनको ऐड कर दीजिए. वेक्टर फॉर्म में ही ऐड करना है. वेक्टर फॉर्म में ऐड करने का मतलब क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ वी नीड टू कंसीडर. अगर कोई आई कैप में लग रहा है तो आई कैप लेना है, कोई जे कैप में लग रहा है तो जे कैप में ले रहा है, कोई आई कैप जे कैप में लग रहा है आई कैप जे कैप लेना है. यानी कि वी नीड टू कंसीडर द डायरेक्शन, वी कांट just leave it. So वापस again finally superposition principle states that the resultant force experienced by any object will be the direct vector sum of all individual forces acting on that object. जितने भी individual forces अगर वो किसी single object पर exert हो तो उन सभी का vector sum उस object पर लगने वाले resultant force के equal होगा. That is superposition principle. अगर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है तो इसी की हेल्प से व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड द फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज इफ देयर आर n चार्जेस आर प्रेजेंट इन अ सिस्टम. सो लेट्स सपोज मैंने एक सिस्टम लिया, यहां पे रख दिया कोई Q0 चार्ज और उसकी सराउंडिंग में Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं. Qn चार्जेस आर एक्सर्टिंग. तो Q1 और Q0 के बीच में R1 डिस्टेंस मान ली. और सभी को समझने के लिए, नेचर कुछ भी हो सकता है, किसी का भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, केवल अभी समझे इनिशियल लेवल पर, तो सबको माइंड में आप मान लो प्लस है तो इसके कारण एक तरह से बढ़ना. फिर मैं अगर कहीं पे फोर्स बताऊंगा तो आप कहोगे ये फोर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो अभी माइंड में पॉजिटिव मान लो,
उसके बाद आपकी इच्छा हो जिसको पॉजिटिव नेगेटिव मानना, और जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन ले लेना। फॉर एग्जाम्पल Q1 के कारण Q0 पर फोर्स। अच्छा, हमारा एम क्या है यहाँ पर? टू फाइंड द नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू n चार्जेस प्लेस इन दिस सिस्टम। तो ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया हमने जिसके अंदर n चार्जेस को प्लेस कर रखा है Q0 के चारों तरफ। तो हमें ये पूछना है कि Q0 पर नेट फोर्स कितना लगेगा या रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। दिस इज आवर एम टू फाइंड करना। तो हमने बोला कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर इंडिविजुअल फोर्सेस दिख जाए किसी ऑब्जेक्ट पर लगते हुए तो उनका वेक्टर सम निकाल लो। तो हमने कहा हमें ये पता है कि कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि अगर दो चार्जेस है तो हमेशा उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी एक्सर्टिंग। तो Q1 Q0 पर एक फोर्स लगा रहा होगा क्योंकि हमें फोर्स किस पर फाइंड करना है? Q0 पर। किसके कारण करना है? इन सभी के कारण। तो Q1 how much force it would be exerting on Q0? So it would be exerting Q1 Q0, यहाँ लिखता जाता हूं मैं, F1 वेक्टर विल बी K Q1 Q0 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस R1 मान ली तो R1 स्क्वायर। कोई कहना चाहे सर नहीं मैं R0 है तो R1 नॉट भी लगा सकता हूँ, लगा दो जिसको जैसा करना है। दिस इज सिंपली रिप्रेजेंटेशन। हम क्या मेंशन कर रहे हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जो हमने मेंशन कर दिया कि इफ R1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द Q1 एंड Q0, R2 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q0, तो यू विल बी राइटिंग R1 R2। अगर किसी ने कहा नहीं R1 नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q0 तो आप R1 नॉट लिख रहे होंगे। R2 नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q2 Q0, R2 नॉट लिख रहे होंगे। सिंपल। तो मैं चीजों को कॉम्प्लेक्स ना करके बिल्कुल सिंपल वे में रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्रेफर वो वाली चीजें करता हूँ जो इजीली माइंड के अंदर ग्रैप्स हो जाए। सो K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर। अच्छा, K क्या है? 1/4πε0। जब तक कुछ बोला नहीं जाए बाय डिफॉल्ट हमें क्या मान करके चलना है बाय डिफॉल्ट कि सिस्टम वाज प्लेस्ड इन एयर। तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा सर आपको कैसे पता है कि एयर में रखा हुआ है। अगर कुछ नहीं बोला तो एयर में ही मानेंगे, फ्री स्पेस में ही मानेंगे, और K की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1/4πε0 लेंगे अगर हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी बार बार क्वेश्चन होना नहीं चाहिए किसी के भी तरफ से। और क्योंकि वेक्टर लगा रखा है तो इसकी डायरेक्शन लिखेंगे, तो डायरेक्शन क्या लिख दूं? ये देखो, अब ये लिखने से मेरे लिए ये चीज भी काफी आसान हो गई। R1 कैप मैंने बाय डिफॉल्ट मान लिया, सभी को क्या मान लिया? पॉजिटिव वाला। तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इसको क्या कर रहा होगा? रिपेयर। कोई कहता नहीं सर नेगेटिव होता तो यार इसको लिख देता मैं F1। इतनी सी बात है। तो अपने हिसाब से करते रहना। जैसे इसमें मैंने डिफरेंट बता रखे, कोई इधर लग रहा है कोई इधर पीछे इधर है, जैसे F6 F7 मैंने उधर निकाल दी, तो अपने हिसाब से करना। Q2 के कारण Q0 पर फोर्स इधर आ जाएगा F2। Q3 के कारण Q0 पर फोर्स ये आ जाएगा F3। Q4 के कारण Q0 पर फोर्स तो ये आ जाएगा F4। अब कोई कहता है कि नहीं सर इसके कारण अगर इसको माइनस मान लो तो बस ये एरो में ऐसे बना देता, इसको ये ऐसा ना लिख के इसको F4 ऐसे लिख देता, डजंट मैटर एट ऑल। ठीक, तो केवल सिंपलिसिटी के लिए हम ये मान रहे हैं। तो ये हो गया F4, ये R2 डिस्टेंस, ये R3 डिस्टेंस, R4 डिस्टेंस, सो ऑन। इसी तरह से Qn के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा Fn और इनके बीच के डिस्टेंस को Rn बोल दिया। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको रब करके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया। ये चलो इधर करता हूँ ताकि आपको ये भी दिखता है। तो F1 वापस रख देता हूं मैं। फर्स्ट, फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन या फोर्स ऑन Q0, एक सेम वर्डिंग भी फिक्स रखें, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। ये क्या हो जाएगा? अब इसको कोई चाहे तो F1 लिखे और कोई चाहे तो फोर्स ऑन Q0 F0 ड्यू टू 1, तो F01 भी लिख सकता है। तो ध्यान देना है। तो क्योंकि हर जगह पे F0 आएगा इसी, तो मैंने इसको सिंपली रिप्लेस क्या कर दिया? F1 वेक्टर। तो F1 वेक्टर क्या हो गया? K
Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरह से अब समझ में आ गया होगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, F2 वेक्टर या F02 वेक्टर विल बी K Q2 Q0, सॉरी यहाँ Q0 आएगा, K Q2 Q0 R2 स्क्वायर R2 कैप, where R2 कैप इज द वेक्टर along R1 वेक्टर, और सभी वेक्टर मैं बाय डिफॉल्ट मान रहा हूं 1 से नॉट की तरफ। ठीक है, ठीक इसी तरह से F3 क्या हो जाएगा, F3 वेक्टर या F03 वेक्टर, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3, K Q3 Q0 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप, इक्वेशन 3। सोन n फोर्सेस लग रहे हैं तो Fn वेक्टर या F0n वेक्टर K Qn Q0 अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप, ये हो गया 4। So therefore resultant or net force will be net force experienced by Q0 will be given by किसके थ्रू, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल SPP, इसके थ्रू मिलेगा इन्हें, तो वो कैसे हो जाएगा, ये रहा। सो देयरफॉर ये लिख दिया और इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। FR रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0 विल बी F1 की वैल्यू, तो K सब में कॉमन आ रहा है, Q0 भी सब में कॉमन आ रहा है, उसमें ध्यान से देखना। पहले चलो मैं लिख देता हूं यार, वरना अभी दिक्कत हो जाए आप लोगों को। R1 क्या है, K Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, सोन K Qn Q0 अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। सब में कॉमन क्या दिख रहा है भाई आप लोगों को, K कॉमन दिख रहा है, यानी कि 1/4 कॉमन दिख रहा है, Q0 कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बचा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप, सोन Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। ठीक, ये फाइनल इक्वेशन जो भी नंबर की आएगी ये आगे। अब ध्यान से देखो, इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला डायग्राम में रैप कर रहा हूं, इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं हम। F is equals to FR resultant force is equals to K Q0 तो जब एडिशंस होते हैं, और वो भी एडिशन डिस्क्रीट एडिशंस अगर हो जाए, डिस्क्रीट का मतलब एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, इस तरह के जब भी एडिशंस होते हैं तो ऐसे एडिशंस को बोलते हैं डिस्क्रीट एडिशन। और कंटिन्यूअस एडिशन क्या, जैसे ये मान लीजिए ये मूली है, गाजर है, कुछ भी, उसको यहीं पे कट कर किया और उसको वापस ऐड कर दिया, तो ये कंटिन्यूअस एडिशन। एक चीज यहाँ बड़ी होती है, एक चीज यहाँ बड़ी होती है, एक चीज यहाँ बड़ी होती है, उसको बोल दिया डिस्क्रीट, इसको बोल दिया कंटिन्यूएशन के अंदर। तो कंटिन्यूएशन में वापस से वो जोड़ करके वापस सेम दिख रही है। तो अभी ये डिस्क्रीट एडिशन है, और डिस्क्रीट एडिशन के लिए वर्ड या सिंबल यूज करते हैं सिग्मा। तो ये मैंने लिखा सिग्मा क्योंकि ये सब ऐड हो रहे हैं। इसको हमने लिखा I इज इक्वल टू 1 2 I इज इक्वल टू n। क्यों लिखा, हमने देखा 1 2 3 और ये 1 2 3 कहां तक चेंज हो रहा है, n तक। तो हमने जहां जहां पे 1 2 3 दिख रहे हैं उस सब की जगह क्या लिख दिया, I इन जनरल वर्ड। तो Q1 तो QI अपॉन R1 R2 R3 स्क्वायर, तो RI स्क्वायर, R1 कैप R2 कैप R3 कैप RI कैप। मतलब जहां पे भी, अब तो पहली टर्म जब 1 I की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप। फिर इसके कारण आएगा प्लस, यानी कि इसको लिखेंगे Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, I की वैल्यू 1, तो I की वैल्यू उसके नेक्स्ट बात क्या आएगी 2, तो फिर आप 2 यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बन जाएगा Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो वापस ये बन गया, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, दिस जो स्टेटमेंट ये है, इसको आप चाहो तो इसको नाम दे दो, दिस इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0 because of
all multiple n charges system. So this is called the net force exerting on a single charge because of n charges in its surrounding by using of superposition principle. ठीक है? हाँ भाई, how many of you understood clearly?